हेलो एवरीवन। आज हम हैमलेट के शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी है, जैसे आपके हैमलेट हो गए, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ। तो सबसे पहले हम देखेंगे हैमलेट को, क्योंकि हैमलेट बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले है। शेक्सपियर की जो 4 ग्रेट ट्रेजेडी वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आते ही आते हैं और उनमें से एक इम्पॉर्टेंट है हैमलेट। तो आज हम हैमलेट के पढ़ेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि इनके सोर्स कहाँ से हैं, इनके सेंट्रल कैरेक्टर पढ़ेंगे, फेमस स्पीच पढ़ेंगे, फेमस सीन पढ़ेंगे, देन इसके कुछ MCQs हैं वन लाइनर टाइप, वो हम करेंगे। सो जल्दी से कर लेते हैं। प्रिंस ऑफ डेनमार्क। तो यहाँ पे क्या है, प्रिंस ऑफ डेनमार्क ये कब आया था? ऐसा माना जाता है कि ये 1600 या 1601 में लिखा गया था, नियर अबाउट। सोर्स इसका क्या है? सोर्स टॉमस किड का अर हैमलेट, जो कब आया था? 1589 में आया था, 1589 में आया था। ये कंपोज हुआ था टॉमस किड का अर हैमलेट। ये हैमलेट का सोर्स है। हैमलेट की सेटिंग कहाँ रखी गई थी? एल्सिनोर। डेनमार्क में एक जगह है एल्सिनोर, वहाँ पे हैमलेट की सेटिंग रखी गई थी। सो अब इसके सेंट्रल कैरेक्टर पे आते हैं। इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं। कौन कौन से हैं? सबसे पहले क्लॉडियस है। क्लॉडियस कौन रहता है? ये किंग ऑफ डेनमार्क रहता है, डेनमार्क का राजा रहता है क्लॉडियस। नेक्स्ट जो कैरेक्टर आपका हैमलेट, नेफ्यू ऑफ क्लॉडियस, ये कौन रहता है? ये क्लॉडियस का भतीजा रहता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है वो जर्ट्रूड है। इसे आप गर्ट्रूड भी पढ़ सकते हैं, जर्ट्रूड भी। ये कौन रहती है? हैमलेट की माँ रहती है, मदर टू हैमलेट। ओके। नेक्स्ट आपके हैं पोलुनियस। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलुनियस। पोलुनियस कौन रहता है? ये किंग क्लॉडियस का क्या रहता है? चीफ काउंसिलर रहता है। चीफ काउंसिलर रहता है किंग क्लॉडियस का। ओके। नेक्स्ट कैरेक्टर है ओफिलिया। ओफिलिया कौन रहती है? बिलवेड ऑफ हैमलेट। ये हैमलेट की प्रेमिका रहती है और पोलुनियस की बेटी भी रहती है और लियर्टिस की बहन रहती है। ये याद रखिएगा। पोलुनियस जो है ना, ये जो पोलुनियस है ना, इसकी बेटी कौन रहती है? ओफिलिया रहती है। और इसका बेटा कौन रहता है? लियर्टिस रहता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। होरेसियो भी एक कैरेक्टर है। ये कौन है? ये हैमलेट का दोस्त है। लियर्टिस कौन है? सन टू पोलिनियस। लियर्टिस कौन रहता है? ये पोलिनियस का बेटा रहता है। कैरेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि कैरेक्टर से भी क्वेश्चन आते हैं, पूछ लिए जाते हैं कि कौन से प्ले के ये कैरेक्टर है। वोल्टिमेंट एंड कॉर्निलस, ये दोनों जो कैरेक्टर हैं, ऑसरिक, ठीक है, ये कोर्टियर्स हैं, दरबारी हैं। ठीक है, उस वोल्टिमेंट एंड कॉर्निलस एंड ऑसरिक, ये तीनों कैरेक्टर क्या हैं? कोर्टियर्स हैं, यानी कि दरबारी हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टर है रोजन क्रैंज एंड गिल्डस्टर्न आर कंट्रीज एंड हैमलेट्स फ्रेंड, ये दूसरे कंट्रीज के रहते हैं और ये कोर्टियर्स हैं। मतलब रोजन क्रैंज और गिल्डस्टर्न ये क्या हैं? ये भी कोर्टियर्स हैं और हैमलेट के ये दोनों दोस्त रहते हैं। नेक्स्ट है मार्सलस बर्नार्डो, ये दोनों कौन रहते हैं? ये ऑफिसर्स रहते हैं। ओके। फ्रांसिस्को कौन रहता है? एक सोल्जर रहता है। रेनाल्डो कैरेक्टर है सर्वेंट टू पोलोनियस, घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर। ठीक है, रेनाल्डो कौन रहता है? ये पोलोनियस का सर्वेंट रहता है। नेक्स्ट फोर्टिन ब्रास कौन रहता है? ये प्रिंस ऑफ नॉर्वे का राजकुमार रहता है। और लास्ट जो कैरेक्टर है ग्रेव डीगर रहते हैं आज सेक्सटन। ठीक है, और इस प्ले का जो क्लाउन रहता है, क्लाउन का काम करता है, ये बोल सकते हैं जेस्टर का काम। इस प्ले का जो जेस्टर का काम करता है वो ये ग्रेव डिगर्स करते हैं। क्लाउन का काम कौन करता है? ये ग्रेव डिगर्स करते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे फेमस कैरेक्टर हो गए। तो अब हम देखेंगे इसकी जो फेमस स्पीच है वो हम देखेंगे। नेक्स्ट इसकी फेमस स्पीच, इस प्ले की कुछ प्रोमिनेंट स्पीच हैं, फेमस स्पीच हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहली स्पीच क्या है? गॉड ओ गॉड हाउ वेरी स्टिल फ्लैट एंड अनप्रॉफिटेबल सीम टू मी ऑल द यूजेस ऑफ दिस वर्ल्ड। मतलब ईश्वर, हे ईश्वर, इस संसार की सभी जो चीज़ें हैं वो मुझे कैसी लगती है? कितनी थकी हुई, बासी, सपाट और अलाभकारी प्रतीत होते हैं इस संसार की सभी चीज़ें, सभी उपयोग करने वाली जितनी भी चीज़ें हैं। ऐसा कौन कहता है? हैमलेट कहता है, स्पोकन बाय हैमलेट। नेक्स्ट स्पीच है फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमेन, कमजोरी तुम्हारा नाम ही औरत है। ऐसा कौन कहता है? ये भी हैमलेट ही कहता है। किसे कहता है? अपनी मदर को कहता है, गर्ट्रूड को। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं।
नेक्स्ट आपका है फेमस स्पीच है, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी। क्या कहा जाता है, ना ही उधारकर्ता बनो ना ही ऋणदाता बनो, ना ही उधार देने वाले बनो ना ही उधार लेने वाले बनो। फॉर लोन ऑफ्ट लूजेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड एंड बोरोइंग डल्स द ईज ऑफ हस्बेंड्री। आगे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि जो ऋण है ना, क्योंकि जो कर्ज है, जो ऋण है, वो अक्सर स्वयं और मित्र दोनों को क्या करता है, खो देता है और उधार पालन की धार की कुंद को कुंद कर देता है। ठीक है, ये कौन कहता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये पोलोनियस कहता है। स्पोकन बाय, ये लाइन कौन कहता है, पोलोनियस। नेक्स्ट देख लेते हैं, समथिंग इज रॉटन इन द स्टेट ऑफ डेनमार्क। ये कौन कहता है, ये मार्सलिस कहता है, ये लाइन मार्सलिस कहता है। नेक्स्ट है, द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट ओ कर्ज स्पाइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट। ये लाइन कौन कहता है, टाइम इज मतलब जो समय है वो संयुक्त से बाहर है, हे सापित बावजूद इसके कि मैं इसे ठीक करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ऐसा कौन कहता है, हैमलेट कहता है। नेक्स्ट है, देयर नीड्स नो घोस्ट माई लॉर्ड, मेरे स्वामी घोष को कोई ज़रूरत नहीं है, कम फ्रॉम द ग्रेव, कि वो कब्र से आए, टू टेल अस दिस, और हमें ये सब बताए। घोष को कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा कौन कहता है, ये लाइन होरेसियो कहता है। होरेसियो कौन रहता है, हैमलेट का दोस्त रहता है। ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट, ये लाइन कौन कहता है, ब्रेविटी इज़ द सोल ऑफ विट। हाँ, तो ये लाइन भी पोलोनियस कहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर। मतलब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डाउट दाउ द स्टार्स आर फायर, तुम स्टार्स पर डाउट कर सकते हो कि स्टार्स क्या है, उसमें आग है। डाउट दैट द सन डोथ, यहाँ पे डोथ मतलब होता है डज मूव, मतलब तुम उस सूरज पे डाउट कर सकते हो कि सूरज मूव कर सकता है, चल सकता है। डाउट ट्रूथ टू बी अ लायर, तुम सत्य पे डाउट कर सकते हो कि सत्य झूठा हो सकता है। बट नेवर डाउट आई लव, लेकिन कभी भी मेरे प्रेम पे डाउट मत करना, ऐसा कौन कहता है, तो ऐसा हैमलेट ही कहता है। बट ये हैमलेट एक लेटर लिखा रहता है ओफिलिया के लिए, उस लेटर में ये लाइनें लिखी रहती है। ये ओफिलिया को बोलता है कि तुम स्टार्स पे डाउट कर लेना कि उसमें आग हो सकता है, तुम सूरज पे डाउट कर लेना कि वो चल सकते हैं, तुम सच पे डाउट कर लेना कि वो झूठ भी बदल सकते हैं, लेकिन कभी मुझ पे डाउट मत करना, मेरे प्यार पे डाउट मत करना। ऐसा हैमलेट एक लेटर लिखा रहता है ओफिलिया के लिए, उस लेटर में ये लाइनें रहती हैं। और पढ़ता कौन है, पोलोनियस उस लेटर को पा जाता है। पोलोनियस ये चीज़ें ज़ोर ज़ोर से पढ़ता है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, हैमलेट ने लिखा है, लेटर में रहता है, ओफिलिया के लिए लिखता है, बट पढ़ता कौन है, पोलोनियस पढ़ता है। चलिए नेक्स्ट वन, देयर इज़ नथिंग इधर गुड और बैड बट थिंकिंग मेक्स इट सो। ये तो बहुत ही कॉमन सा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, देयर इज़ नथिंग, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, हमारी सोच ही इसे अच्छा और बुरा बनाती है। ये लाइन कौन कहता है, हैमलेट कहता है। What a piece of work is man, how noble in reason, how infinite in faculty, in form and moving, how express and admirable, in action how like an angel, in apprehension how like a god, the beauty of the world, the paragon of animals। ये लाइनें कौन कहता है, ये बताना है। तो ये लाइनें भी हैमलेट कहता है। ये लाइनें कौन कहता है, हैमलेट कहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी हमें करना है। टू बी और नॉट टू बी, दैट इज़ द क्वेश्चन। करना क्या नहीं करना, मरे या जिए, क्या कोई करना है, यही क्वेश्चन है। तो ये हैमलेट की सॉलिलोकी है, हैमलेट ही बोलता है लाइनों को, बहुत ही फेमस सॉलिलोकी है। होना या ना होना, यही प्रश्न है। गेट दी इन अ ननरी, जाओ ननरी बन जाओ। वाई वुडस्ट दाउ बी अ ब्रीडर ऑफ सिनर्स। ये लाइनें भी कौन कहता है, हैमलेट कहता है। किसे कहता है, तो ये लाइनें ओफिलिया को कहता है। नेक्स्ट है, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। ये लाइनें कौन बोलता है, तो ये बताना है कि ये लाइनें कौन बोलता है। तो ये लाइनें भी ओफिलिया बोलती है। ठीक है, ओ व्हाट अ नोबल माइंड इज हियर ओवरथ्रोन। नेक्स्ट लाइन है, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर बट यूज नन। तो ये लाइनें कौन बोलता है, आई विल स्पीक डैगर्स टू हर, मैं उसे खंजर से बोलूँगा लेकिन किसी का उपयोग नहीं करूँगा, ऐसा बात कौन कहता है, ये लाइनें हैमलेट कहता है। नेक्स्ट आपकी स्पीच है, व्हेन सॉरोज कम दे कम नॉट सिंगल स्पाइस बट इन बटालियंस। मतलब जब दुख आती है ना, जब दुख की घड़ियाँ आती है, जब दुख आते हैं ना, तो अकेले नहीं आते हैं बल्कि झुंड में आते हैं। तो
कहते नहीं जब मुसीबत आती है तो एक तरफ से नहीं चारों तरफ से आती है, इसका ये मतलब वो इस लाइन का। ये लाइन कौन कहता है? क्लॉडियस कहता है। ओके, नेक्स्ट है आई लव्ड ओफिलिया, मैं ओफिलिया से प्रेम करता हूँ। 40,000 ब्रदर्स कुड नॉट, मतलब 40,000 भाइयों से भी ज़्यादा मुझे प्रेम है ओफिलिया से। विद ऑल दियर क्वान्टिटी ऑफ लव मेकअप माई सम, यहाँ पे बताना है मैं ओफिलिया से प्यार करता हूँ 40,000 भाइयों से भी ज़्यादा। तो ये बात भी हैमलेट कहता है, ठीक है। ये लाइनें कौन कहता है? हैमलेट कहता है। नेक्स्ट है देयर इज़ अ स्पेशल प्रोविडेंस इन द फॉल ऑफ स्पैरो, कभी कभी इतना ही पूछ लिया जाता है, ये लाइन इतनी ही पूछ ली जाती है, ठीक है। इफ़ इट बी नाउ इट इज़ नॉट द कम, इतना भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। इफ़ इट बी नॉट द कम इट विल बी नाउ, इफ़ इट बी नाउ बी नॉट नाउ इट विल कम, द रेडीनेस इज़ ऑल। ये लाइनें कौन कहता है? ये हैमलेट कहता है, ठीक है। बहुत सारी लाइनें अलग अलग से पूछ ली जाती हैं, यहाँ पे एक साथ मैंने कर दिए हैं, ठीक है। द रेस्ट इज साइलेंस, लास्ट की जो लाइन है द रेस्ट इज साइलेंस, ये बात हैमलेट के लास्ट वर्ड है बिफोर डेथ, मरने से पहले जब वो स्टेज पे मर रहा होता है, सॉरी जब वो स्टेज पे रहता है, उसकी मृत्यु होने वाली रहती है, तो ये बात वो के बोलता है द रेस्ट इज साइलेंस। और ये बात किससे कहता है? हैमलेट, हैमलेट टू होरेसियो, होरेसियो से कहता है, ठीक है। ये लास्ट वर्ड है उनका, हैमलेट का। चलिए, तो ये थे फेमस स्पीच, कुछ प्रोमिनेंट स्पीच थे, इसको हमने देख लिया। अब हम देखेंगे फेमस सीन। इस प्ले के फेमस सीन कौन कौन से हैं? पहला है इस प्ले का फेमस सीन ग्रेव डिगर सीन, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि ग्रेव डिगर सीन कौन से प्ले का है, तो ग्रेव डिगर सीन आपके हैमलेट का है। दूसरा फेमस सीन क्या है? ननरी सीन। तीसरा है फेंसिंग सीन और चौथा है क्लोसेट सीन। तो ये याद रखिएगा, ये चारों सीन किस में आते हैं? आपके हैमलेट में आते हैं, ओके। चलिए फिर आगे कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ इसका देख लेते हैं आगे क्या बताया है, ये इंपॉर्टेंट है। हैमलेट ऑल्सो कंटेन्स अ फेवरेट शेक्सपियरियन डिवाइस, अ प्ले विद इन अ प्ले, ठीक है। आगे क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे शेक्सपियरियन जो उपकरण है नाटक के भीतर में एक और, मतलब प्ले के अंदर एक और प्ले है, वो प्ले क्या है? प्ले विद इन अ प्ले। ये भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन से प्ले में प्ले विद इन अ प्ले एक और प्ले है, कौन से प्ले में है? तो हैमलेट में है, ठीक है। ये एक लिटरेरी डिवाइस है या कंसीट है इन विच वन स्टोरी इज टोल्ड ड्यूरिंग द एक्शन ऑफ अनदर स्टोरी, मतलब ये कौन सी लिटरेरी डिवाइस है या फिर कंसीट बोल सकते हो, जिसमें एक स्टोरी बताई जाती है और एक स्टोरी होती रहती है, मतलब एक स्टोरी आपकी चल रही है, हैमलेट तो चल ही रहा है एक स्टोरी, और हैमलेट के अंदर एक और स्टोरी इसमें चालू हो गई, द मर्डर ऑफ गुंजाइगो की स्टोरी चालू हो जाती है ना, तो उसी को कहते हैं प्ले विद इन प्ले। मतलब एक स्टोरी चल रही हो, एक स्टोरी ऑलरेडी चल रही हो, फिर उसमें भी एक स्टोरी चलने लग जाए, उसे बोलते हैं। द प्ले हैज़ 11 सॉलिलोकीज, इस प्ले में हैमलेट में कितने सॉलिलोकीज हैं? 11 है, इस चीज़ को याद रखिएगा, 11 सॉलिलोकीज हैं, जिसमें से 7 सॉलिलोकीज किसने बोला है? हैमलेट ने बोला है, और 3 किसने बोला है? पोलोनियस ने बोला है, और 1 ओफिलिया ने बोला है। तो ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रही हैं। तो 11 टोटल कितना है? 11 सॉलिलोकीज है, 7 हैमलेट ने बोले हैं, 3 पोलोनियस ने बोले हैं, और 1 ओफिलिया ने बोला है, ओके। चलिए फिर हैमलेट के कुछ की पॉइंट्स देखते हैं। की पॉइंट्स मीन्स यहाँ पे हैमलेट के कुछ वन लाइनर टाइप के क्वेश्चन हैं, इसको देख लेते हैं, कंप्लीट कर लेते हैं हैमलेट का, ओके। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्या कहा जा रहा है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, Whom does Polonius send to France to spy on Laertes? मतलब पोलोनियस लियर्टीज़ की जासूसी करने के लिए किसे फ्रांस भेजता है? तो रेनाल्डो को भेजता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले, जल्दी जल्दी हम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा हैं। वेयर डज द घोस्ट अपीयर ड्यूरिंग द प्ले, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि प्ले के दौरान भूत कहाँ दिखाई देता है? तो द कैसल, रैम्पार्ट्स एंड गर्टरूड्स बेड चैम्बर, कहाँ पे दिखा देता है? तो महल का जो रैम्पार्ट्स होते हैं वहाँ दिखाया जाता है, और गर्टरूड के बेड चैम्बर में दिखाया जाता है। बेड चैम्बर मतलब शयन कक्ष में, जहाँ गर्टरूड का रूम रहता है। नेक्स्ट, हाउ डिड क्लॉडियस मर्डर किंग हैमलेट, तो क्लॉडियस किंग हैमलेट की हत्या कैसे करता है ये बताना है। कैसे उनकी जान लेता है? तो बाय पोरिंग पॉइजन इनटू हिज ईयर, वो क्या करता है? कान में जहर डाल देता है, कान में सांप का जहर डाल देता है, ठीक है। वेयर इज़ द यूनिवर्सिटी एट विच होरेसियो एंड हैमलेट स्टडी, तो वो उस यूनिवर्सिटी का नाम बताना है जहाँ पे होरेसियो और हैमलेट ने पढ़ाई की थी। तो विटनबर्ग, जर्मनी में विटनबर्ग,
नेक्स्ट, हुज स्कल डज हैमलेट डिस्कवर इन द चर्च यार्ड। यहाँ पे बताना है कि हैमलेट को चर्च परिसर में किसकी खोपड़ी मिलती है, किसका स्कल मिलता है। तो द फॉर्मर कोर्ट जेस्टर का, जो बहुत पहले दरबारी हुआ करते थे, फॉर्मर कोर्ट जेस्टर का मतलब पहले कोर्ट कोई जेस्टर था, कोर्ट का दरबारी था, उसकी स्कल मिलती है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स कैन नॉट सी द घोस्ट। कौन सा कैरेक्टर है जो घोस्ट को नहीं देख सकता। तो गर्ट्रूड नहीं देखती है, बाकी लगभग सभी लोग देख लेते हैं। हु एस्कॉर्ट्स हैमलेट ऑन द वॉयेज टू इंग्लैंड। यहाँ पे बताना है कि हैमलेट को इंग्लैंड की यात्रा पर कौन ले गया। तो रोजनक्रैंज एंड गिल्स्टन लेके गए थे। अब एक चीज़ यहीं पे मैं क्लियर कर दूंगी कि रोजनक्रैंज एंड गिल्स्टन ये एक वर्क भी है। ये वर्क किसी ने लिखा है, किसने लिखा है, टॉम स्टुपार्ड। ठीक है, ये याद रखिएगा, स्टुपार्ड, इन्होंने ये वर्क लिखा था इसी पे। रोजनक्रैंज एंड गिल्स्टन ये नाम ही है पूरा उनके वर्क का। ओके, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रोजनक्रैंज एंड गिल्स्टन। नेक्स्ट देख लेते हैं, वेयर डू हैमलेट एंड लियर्टिस फाइट ड्यूरिंग ओफिलियाज फ्यूनरल। यहाँ पे बताना है कि ओफिलिया के अंतिम संस्कार के दौरान हैमलेट और लियर्टिस कहाँ लड़ते हैं। तो इनसाइड द ग्रेव इटसेल्फ, कब्र के अंदर लड़ते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर सर्वाइव द प्ले। तो यहाँ पे बताना निम्नलिखित में से कौन सा कैरेक्टर नाटक में जीवित रहता है, लास्ट में कौन सा सर्वाइव करता है। तो 14 ब्रास जीवित रहता है, होरेशियो और ऑसरिक, 3 ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो जीवित रहते हैं लास्ट में। बाकी सभी की डेथ हो जाती है, चाहे वो लियर्टिस हो गए, क्लॉडियस हो गया, या ओफिलिया हो गई, हैमलेट हो गया, गर्ट्रूड, ये सभी की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, what does Hamlet claim to be able to tell the difference between when the wind is from the south। यहाँ पे बताना है कि हैमलेट किस बात का दावा करता है कि हवा दक्षिण की ओर से होने पर क्या अंतर बता सकता है। तो अ हॉक एंड अ हैंडशा, मतलब एक बाज और एक हथकड़ी। नेक्स्ट वन, इन हुज हिस्ट्री ऑफ डेनमार्क डिड शेक्सपियर फाइंड बैकग्राउंड मटेरियल फॉर हिज प्ले। यहाँ पे बताना है कि शेक्सपियर ने डेनमार्क का इतिहास किसके इतिहास में खोजा। तो डेनमार्क का इतिहास उन्होंने किसके इतिहास में खोजा, सैक्सो ग्रामेटिकस, इनके इतिहास में खोजा था। नेक्स्ट है, हाउ डज ओफिलिया डाई। ओफिलिया कैसे मरती है ये बताना है। ओफिलिया की मृत्यु कैसे होती है। तो सी ड्रोन्स इन द रिवर, वो नदी में डूब के उसकी मृत्यु होती है। नेक्स्ट, हुज स्टोरी डज हैमलेट आस्क द प्लेयर टू टेल अपॉन दियर अराइवल इन एल्सिनोर। तो एल्सिनोर पहुंचने पर हैमलेट खिलाड़ियों से यहाँ पे कहा जा रहा है कि एल्सिनोर पहुंचने पर हैमलेट खिलाड़ियों से किसकी कहानी बताने को कहता है। तो प्राइम एंड ह्यूकब का, प्राइम और ह्यूकब का जी। नेक्स्ट, वाई अकॉर्डिंग टू पोलोनियस हैज़ हैमलेट गॉन मैड। बताना है, यहाँ पे बताना है कि पोलोनियस के अनुसार हैमलेट पागल क्यों हो गया है। तो ही इज़ इन लव विद ओफिलिया, ये ऐसा पोलोनियस को लगता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हैमलेट क्यों पागल हो गया है, क्योंकि वो ओफिलिया से प्यार करता था। नेक्स्ट, हु इज़ द लास्ट कैरेक्टर टू डाई इन द प्ले। तो लास्ट कैरेक्टर कौन है जो प्ले में जिसकी डेथ होती है। तो हैमलेट की होती है। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कैरेक्टर डाई ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द प्ले। तो लास्ट में कितने कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। तो कितने कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। तो 8 कैरेक्टर्स की, नाटक के दौरान कितने कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। तो 8 कैरेक्टर्स की डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, हु स्पीक द फेमस टू बी और नॉट टू बी सोलिलोकी। ये किसकी फेमस लाइन है। तो हैमलेट की ये सोलिलोकी है। इन व्हाट कंट्री डू रोजनक्रैंज एंड गिल्स्टन डाई। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि रोजनक्रैंज और गिल्स्टन किस देश में उनकी डेथ होती है, ये बताना है। किस देश में उनकी डेथ होती है। तो इंग्लैंड में डेथ होती है। ओके, नेक्स्ट, वाई डज हैमलेट डिसाइड नॉट टू किल क्लॉडियस आफ्टर द ट्रैवलिंग प्लेयर्स प्ले। यहाँ पे बताना है कि यात्रा करने वाले खिलाड़ियों के खेलने के बाद हैमलेट ने क्लॉडियस को न मारने का निर्णय क्यों लिया। क्योंकि उस समय क्लॉडियस क्या कर रहा होता है, उसको मौका मिलता है मारने का, बट क्लॉडियस उस समय क्या कर रहा होता है, प्रे कर रहा होता है। तो उसको लगता है कि मैं भी अभी ये
ईश्वर की पूजा कर रहा है, प्रे कर रहा है, अगर मैं अभी इसे मार दूंगा तो ऐसा ना हो ये कहीं स्वर्ग में चला जाए। चलिए नेक्स्ट, हु किल्ड फोर्टिनब्रास फादर। तो फोर्टिनब्रास के फादर को कौन मारता है? तो हैमलेट के फादर मारते हैं, किंग हैमलेट मारते हैं। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर स्पीक द फर्स्ट लाइन ऑफ द प्ले। तो यहाँ पे बताना है कि कौन सा कैरेक्टर प्ले में पहली लाइन बोलता है, मतलब प्ले की पहली लाइन कौन सा कैरेक्टर बोलता है? तो बर्नार्डो बोलता है। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज हैमलेट मोस्ट लाइकली रिटन। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में हैमलेट को लिखे जाने की सबसे अधिक संभावना है? तो ऐसा माना जाता है कि 1601 में लिखे जाने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द क्लॉडियस एंड लेयर्टीज ट्रैप्स फॉर हैमलेट सक्सीडेड इन किलिंग हिम। यहाँ पे बताना है कि हैमलेट के लिए क्लॉडियस और लेयर्टीज का कौन सा जाल उसे मारने में सफल होता है? तो पॉइजन शोवर्ड, मतलब जो जहर लगी हुई जो तलवार होती है, ऐसा इन लोग ट्रैप करते हैं, एक जाल बिछाते हैं हैमलेट को मारने के लिए और मार भी देते हैं, ये इन लोग का काम आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं, विच कैरेक्टर स्पीक्स फ्रॉम बीनीथ द स्टेज टूवर्ड द एंड ऑफ एक्ट फर्स्ट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट के लिए क्लॉडियस और लेयर्टीज का, यहाँ पे कहा जा रहा है कि एक्ट फर्स्ट के अंत में कौन सा कैरेक्टर मंच से नीचे बोलता है? तो द घोस्ट बोलता है, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट, हु रिटर्न्स हैमलेट टू डेनमार्क आफ्टर हिज एग्जाइल। यहाँ पे ये बताना है, ये 25 है आई थिंक, हाँ ये 25 का है। तो हैमलेट के उसके निर्वासन के बाद डेनमार्क कौन लौटाता है? मतलब हैमलेट के उसके एग्जाइल के बाद डेनमार्क कौन लौटाता है? तो अ ग्रुप ऑफ पायरेट्स। पायरेट्स मीन्स क्या होता है? जो समुद्री डाकू होते हैं उसे बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हु ज्वाइंस बर्नार्डो द वॉचमैन ऑन हिज वॉच ऑफ द कैसल। यहाँ पे बताना है कि महल की निगरानी में चौकीदार बर्नार्डो के साथ कौन कौन शामिल होता है? तो कौन कौन निगरानी करता है? मार्सिलस, होरेशियो और बर्नार्डो वॉचमैन, इनके साथ कौन कौन शामिल होता है? मार्सिलस एंड होरेशियो। नेक्स्ट वन, व्हाट डू मार्सिलस एंड बर्नार्डो वांट टू शो होरेशियो। तो यहाँ पे बता रहा है कि मार्सिलस और बर्नार्डो होरेशियो को क्या दिखाना चाहते हैं? तो ये लोग दोनों घोस्ट दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इन सबको दिख जाता है। नेक्स्ट है, व्हाट प्रूव्स टू होरेशियो दैट द घोस्ट इज दैट ऑफ किंग हैमलेट। तो होरेशियो को क्या साबित होता है कि भूत राजा का ही है? हैमलेट मतलब किंग हैमलेट है, मतलब होरेशियो को ऐसा क्या साबित करना रहता है कि जो घोस्ट है वो किंग हैमलेट का है, मतलब उनका कवच, हिज आर्मर, उस कवच से पता चल जाएगा कि किसका घोस्ट है। हाउ डज होरेशियो एक्सप्लेन द अपीयरेंस ऑफ किंग हैमलेट्स घोस्ट। तो होरेशियो क्या करता है? होरेशियो किंग हैमलेट की भूत की उपस्थिति की व्याख्या कैसे करता है? तो ही सेज इट्स अ वार्निंग साइन। उनका कहना है कि वो एक चेतावनी संकेत है, ठीक है। हु इज़ फोर्टिनब्रास। फोर्टिनब्रास कौन है? तो नॉर्वे का राजकुमार है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे। नेक्स्ट वन, हु इज़ मैरिड टू किंग हैमलेट्स वाइफ। किंग हैमलेट की वाइफ से शादी कौन करता है, ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा क्लॉडियस। क्लॉडियस करता है, मतलब राजा हैमलेट की बात हो रही है यहाँ पे, प्रिंस हैमलेट की बात नहीं हो रही है। व्हाट डज किंग क्लॉडियस मॉन्स ओवर इन द बिगिनिंग। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राजा क्लॉडियस जो हैं, किंग क्लॉडियस हैं, वो शुरुआत में किस बात का शोक मनाते हैं? तो द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, वो अपने भाई की डेथ का शोक मना रहे हैं शुरुआत में, प्ले की शुरुआत में। नेक्स्ट, व्हाट डू क्लॉडियस एंड गर्टरूड वांट प्रिंस हैमलेट टू डू। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लॉडियस और गर्टरूड प्रिंस हैमलेट को क्या करने के लिए चाहते हैं, मतलब क्या चाहते कि प्रिंस हैमलेट करे? तो स्टे क्लोज टू देम, कि उनके करीब रहे, ठीक है, ये दोनों चाहते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट डज प्रिंस हैमलेट कॉन्टम्पलेट डूइंग बिकॉज ही इज़ सो अपसेट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि प्रिंस हैमलेट बहुत परेशान होने के कारण क्या करने का विचार कर रहा है? तो वो अपने आप को मारने का विचार कर रहा है, किलिंग हिमसेल्फ। नेक्स्ट वन, उसे बहुत बुरा लगता है कि उसकी माँ ने उसके चाचा से शादी कर ली है। व्हाट डज फोर्टिनब्रास वांट फ्रॉम क्लॉडियस, कि फोर्टिनब्रास क्लॉडियस से क्या चाहता है? तो लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे, मतलब वो ज़मीन जो कभी उनकी हुआ करती थी वो फोर्टिनब्रास क्लॉडियस से चाहता है।
नेक्स्ट है व्हाट डज लियर्टीज वॉर्न ओफिलिया अबाउट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि लियर्टीज ने ओफिलिया को किस बारे में चेतावनी दी। फॉलिंग इन लव विद हैमलेट। हैमलेट के प्यार में पड़ने के लिए वो लियर्टीज भाई रहता है, ओफिलिया को चेतावनी देता है। नेक्स्ट कि हैमलेट के प्यार में मत पड़ो। व्हाट इज़ लियर्टीज मेन ऑब्जेक्शन टू ओफिलियाज फीलिंग। यहाँ पे बताना है कि ओफिलिया के प्रति लियर्टीज की जो मुख्य आपत्ति क्या है, उसकी फीलिंग की मुख्य आपत्ति क्या है। लियर्टीज का मेन ऑब्जेक्शन क्या है ओफिलिया की फीलिंग्स को लेके। तो हैमलेट हैज़ ऑब्लिगेशन टू हिज कंट्री, मतलब हैमलेट का अपने देश के प्रति दायित्व है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डज पोलोनियस से अबाउट ओफिलियाज रिलेशनशिप विद हैमलेट। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोलोनियस ओफिलिया के रिश्ते के बारे में क्या चाहता है, हैमलेट के साथ क्या चाहता है। तो ही फॉरबिड्स हर फ्रॉम सीइंग हिम एनी मोर। ठीक है, वो कहता है कि वह उसे अब उससे मिलने से मना करता है कि उससे दूर रहो, उसे देखो मत, उससे मिलो मत। वो उसे मिलने के लिए मना करता है पोलोनियस। व्हाट डज हैमलेट ओवर हियर वाइल वेटिंग फॉर द घोस्ट टू अपीयर। यहाँ पे बताना है कि भूत के मतलब घोस्ट के प्रकट होने की प्रतीक्षा करते समय हैमलेट क्या सुनता है। द रेवलरी ऑफ द किंग, राजा की मौज मस्ती सुनता है। नेक्स्ट, वाई डज होरेसियो एंड मार्सलिस फॉलो आफ्टर हैमलेट एंड द घोस्ट। तो यहाँ पे बताना है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यहाँ पे कहा जा रहा है कि होरेसियो मार्सलिस हैमलेट और भूत का पीछा क्यों करते हैं। टू प्रोटेक्ट हैमलेट, ताकि वो हैमलेट को प्रोटेक्ट कर सके, हैमलेट की रक्षा के लिए। नेक्स्ट, हाउ डिड हैमलेट्स फादर डाइड। तो कैसे मरते हैं हैमलेट के पिता की मृत्यु कैसे होती हैं, उन्हें जहर दिया जाता है, ही वॉज पॉइजन्ड। नेक्स्ट है हु डज द घोस्ट ऑफ हैमलेट्स फादर से किल्ड हिम। यहाँ पे बताना है कि हैमलेट के पिता के भूत के अनुसार उसे किसने मारा, मतलब घोस्ट ने क्या बताया कि उन्हें किसने मारा। तो क्लॉडियस ने मारा। भूत क्या बताता है कि उन्हें कौन मारा है, क्लॉडियस ने। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट डज द घोस्ट ऑफ किंग हैमलेट से अबाउट गर्ट्रूड हिज वाइफ। तो किंग हैमलेट का जो भूत है उसकी पत्नी गर्ट्रूड के बारे में क्या कहता है। ही टेल्स हैमलेट टू लीव हर अलोन। वो हैमलेट से कहता है कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट डज हैमलेट टेल होरेसियो एंड मार्सलिस अबाउट हिज प्लान। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट होरेसियो और मार्सलिस को किस बारे में बताता है, कौन सी योजना के बारे में बताता है। दैट ही मे प्रिटेंड टू बी क्रेजी, कि वह पागल होने का नाटक करेगा। ये हैमलेट होरेसियो और मार्सलिस से बताता है, अपनी योजना बताता है। नेक्स्ट, व्हाट डज हैमलेट डू टू अपसेट ओफिलिया। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट ओफिलिया को परेशान करने के लिए क्या करता है। ही एक्ट्स फ्रैंटिक एंड क्योटिक। वो बहुत ही फ्रैंटिक और क्योटिक यानी कि अराजक व्यवहार करता है उसके साथ। हु वर रोजेनक्रेंज एंड गिलिस्टन। ये दोनों कौन होते हैं, तो हैमलेट के दोस्त होते हैं। नेक्स्ट वन, whom does Fortinbras swear he will not attack। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि फोर्टिनब्रास किस पर आक्रमण करने के लिए नहीं करने का शपथ लेता है, तो डार्डेन्स। नेक्स्ट है हाउ डज पोलोनियस प्लान टू प्रूव हैमलेट्स लव फॉर ओफिलिया। तो पोलोनियस यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पोलोनियस ने ओफिलिया के प्रति हैमलेट के प्यार को साबित करने की योजना कैसे बनाई। स्पाई ऑन हिम पर्सनली, उस पर व्यक्तिगत रूप से जासूसी लग करके। नेक्स्ट, व्हाट प्ले डज हैमलेट वांट टू प्लेयर्स टू परफॉर्म। हैमलेट खिलाड़ियों से कौन सा खेल करवाना चाहता है, कौन सा प्ले परफॉर्म करवाना चाहता है। द मर्डर ऑफ गुंजैगो। नेक्स्ट है हाउ विल क्लॉडियस रिएक्ट टू द प्ले अकॉर्डिंग टू हैमलेट। तो हैमलेट के अनुसार क्लॉडियस प्ले पर कैसी प्रतिक्रिया देगा, कैसा रिएक्ट करेगा। तो ही विल अपीयर गिल्टी, वह तुरंत दोषी प्रतीत होगा, ऐसा हैमलेट को लगता है कि प्ले के दौरान पता चल जाएगा। हम ऐसे मर्डर ऑफ गुंजैगो करेंगे तो प्ले के दौरान पता चल जाएगा कि क्लॉडियस कैसा रिएक्ट करता है। वाई डज क्लॉडियस वॉन्ट टू बी लेफ्ट अलोन। यहाँ पे बताना है कि क्लॉडियस अकेला क्यों रहना चाहता है। सो दैट ही एंड पोलोनियस कैन वॉच हैमलेट एंड ओफिलिया इंटरेक्ट, ताकि वह और पोलोनियस देख सकें हैमलेट ओफिलिया की बातचीत करते हुए। नेक्स्ट, व्हाट डू पोलोनियस एंड क्लॉडियस ओवर हियर हैमलेट डिस्कसिंग। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पोलोनियस और क्लॉडियस ने हैमलेट को क्या चर्चा करते हुए सुना। वेदर आर नॉट टू कमिट सुसाइड,
मतलब कि आत्महत्या करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, टू बी और नॉट टू बी। नेक्स्ट, व्हाट डज ओफिलिया गिव हैमलेट? तो ओफिलिया हैमलेट को क्या देती है? द गिफ्ट ही वॉज गिवन हर, उसने जो उसे उपहार दिए थे वो। वाई डज हैमलेट कॉल वुमेन डिसऑनेस्ट? तो हैमलेट महिलाओं को बेईमान क्यों कहता है, डिसऑनेस्ट क्यों कहता है? बिकॉज दे वियर मेकअप एंड डिसीव मैन, क्योंकि वो धोखे आदमियों को देख लिया है, धोखेबाजों को देख लिया है कि औरतें पुरुषों को धोखा देती हैं। नेक्स्ट, अपनी माँ को देख लेता है ना कि मेरे फादर की डेथ हुई अभी कुछ दिन हुए और मेरी माँ ने मेरे अंकल से शादी कर ली, तो इस वजह से वो ये बात बोलता है, वो औरतों को डिसऑनेस्ट कहता है। व्हाट इज क्लॉडियस से ही विल डू अबाउट हैमलेट? यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लॉडियस क्या कहता है कि वो हैमलेट के बारे में क्या करेगा। क्लॉडियस कहता है कि उसे मैं इंग्लैंड भेज दूंगा, सेंड हिम टू इंग्लैंड। व्हाट डज हैमलेट आस्क होरेसियो टू डू ड्यूरिंग द प्ले? आगे कहा जा रहा है कि प्ले के दौरान हैमलेट होरेसियो से क्या करने को कहता है। वो कहता है, जब प्ले चलता है द मर्डर ऑफ गुंजाइगो, उस समय हैमलेट होरेसियो से कहता है कि वॉच क्लॉडियस रिएक्शन। सिर्फ हम लोग क्या देखेंगे, क्लॉडियस का रिएक्शन देखेंगे कि ये प्ले जो देख रहा है, क्लॉडियस भी देख रहा है, वो कैसा रिएक्ट करता है। हाउ डज हैमलेट टीज ओफिलिया? हैमलेट ओफिलिया को टीच कैसे करता है, कैसे चिढ़ाता है? तो ही मेक्स इनएप्रोप्रिएट सेक्सुअल जोक, तो वो उसको अनुचित यौन चुटकुले बना के सुनाता है इस तरह से। ओके, नेक्स्ट, व्हाट डज हैमलेट डू ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस? यहाँ पे बताना है कि परफॉर्मेंस के दौरान हैमलेट क्या करता है। परफॉर्मेंस के दौरान हैमलेट क्या करता है? तो राइट आंसर क्या हो गया, ही एक्सप्लेन्स एवरीवन्स बिहेवियर। मतलब वो सभी के बिहेवियर के, सभी के चलन को समझता है, ठीक है, वो एक्सप्लेन करता है, समझाता है, वो एक्सप्लेन करता है सभी के बिहेवियर को प्ले के दौरान, कौन क्या कर रहा है, ठीक है। व्हाट इज़ क्लॉडियस रिएक्शन टू द प्ले? तो क्लॉडियस पर नाटक का, प्ले का क्या प्रतिक्रिया रहती है क्लॉडियस की? तो ही एल्स एंड लीव्स, वह चिल्लाता है और वहाँ से चला जाता है। वो कैसा रिएक्ट करता है, चिल्ला देता है, क्योंकि उसकी सच्चाई उसमें दिख रही होती है ना। हु सेंड्स फॉर हैमलेट आफ्टर द प्ले? प्ले के बाद हैमलेट को कौन भेजता है? तो गर्टरूड भेजती है। व्हाट डज, आगे बताना है, व्हाट डज क्लॉडियस वांट रोजनक्रैंस एंड गिल्स्टन टू डू विद हैमलेट? यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लॉडियस रोजनक्रैंच को क्या चाहता है और क्या गिल्स्टन को हैमलेट से कोई संबंध है? तो ये चाहता है कि उसे, क्लॉडियस रोजनक्रैंच और गिल्स्टन से क्या चाहता है कि उसे चाहता है कि उसे टेक हिम टू इंग्लैंड, उसे इंग्लैंड भेज दो, ठीक है, ये चीज़ें चाहता है। क्लॉडियस रोजनक्रैंच और गिल्स्टन को तुरंत बुलाता है और कहता है कि उसे इंग्लैंड लेके जाओ। नेक्स्ट, हु प्लान्स टू स्पाई ऑन गर्टरूड एंड हैमलेट? तो गर्टरूड और हैमलेट की जासूसी करने की योजना कौन बना रहा है? पोलोनियस बना रहा है, जो दोनों माँ बेटी की बात ये सुनता रहता है पर्दे के पीछे, तो जिसको हैमलेट मार देता है। तो पहली डेथ पोलोनियस की ही होती है। जब ये स्पाई करता है, जासूसी, इन लोग की, दोनों की माँ बेटी की बात सुनता है, तो ये पर्दे के पीछे रहता है, जिसको हैमलेट क्या करता है, तलवार से बाद में मार देता है। व्हाट डज क्लॉडियस फील गिल्टी फॉर? क्लॉडियस किस बात के लिए दोषी महसूस करता है? किलिंग हिज ब्रदर, अपने भाई को मारने का। नेक्स्ट, व्हाई डज हैमलेट रिफ्रेन फ्रॉम किलिंग क्लॉडियस व्हेन ही हैज़ द अपॉर्चुनिटी टू? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि अवसर मिलने पर हैमलेट क्लॉडियस को मारने से क्यों बचता है? क्योंकि इसको मौका तो मिल जाता है क्लॉडियस को मारने के लिए, बट उस समय मिलता है जब क्लॉडियस प्रे करता रहता है, प्रेइंग करता रहता है। तो इसको लगता है कि मैं भी मार दूंगा, तो ऐसा ना कहीं एक दोषी आदमी स्वर्ग में चला जाए। व्हेन डज हैमलेट प्लान टू किल क्लॉडियस? यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट क्लॉडियस को मारने की योजना कब बनाता है? व्हेन क्लॉडियस बिहेव्स बैडली, जब क्लॉडियस बुरा व्यवहार करेगा तब वो उसे मार देगा। ये भी कोई तरीका मारने का। वाई डज पोलोनियस वॉन्ट टू ईव्सड्रॉप ऑन हैमलेट? यहाँ पे कहा जा रहा है कि पोलोनियस हैमलेट की बातें क्यों सुनना चाहता है? सो दैट ही कैन फाइंड आउट वाई हैमलेट इज़ एंग्री एंड अपसेट, ताकि वो पता लगा सके कि हैमलेट इतना गुस्सा और अपसेट क्यों है, परेशान क्यों है। नेक्स्ट है, व्हाट डज हैमलेट अक्यूज हिज मदर ऑफ? तो यहाँ पे बताना है कि हैमलेट अपनी माँ पर क्या आरोप लगाता है। ये लगाता है कि तुमने मेरे पिता को धोखा दिया है, बिट्रेइंग हिज फादर। ओके,
तुमने मेरे पिता को धोखा दिया है। वाई डज हैमलेट किल पोलोनियस, तो हैमलेट पोलोनियस को क्यों मारता है? बिकॉज ही मिस्टेक्स पोलोनियस फॉर क्लॉडियस, यहाँ पे बताना है क्योंकि वह गलती से पोलोनियस को समझ लेता है क्लॉडियस। अब ये पर्दे के पीछे सुनता रहता है तो इसको लगता है ये दोनों बात करते रहते हैं, गर्ट्रूड और हैमलेट। पीछे से ये सुन रहा है पोलोनियस, तो हैमलेट को लगता है कि ये क्लॉडियस है। तुरंत वो अपनी तलवार चला देता है मारने, बट वो पोलोनियस निकलता है। वाई डज गर्ट्रूड थिंक हैमलेट इज़ मैड, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि गर्ट्रूड को क्यों लगता है कि हैमलेट पागल हो गया? बिकॉज ही अपीयर्स टू बी टॉकिंग टू हिमसेल्फ, क्योंकि यहाँ पे ऐसा लग रहा है क्योंकि वो बातें करता, मतलब वो अपने आप से बातें करता हुआ नज़र आता है। ऐसा जानबूझ के करता है ताकि लोगों को लगे कि मैं पागल हूँ। वॉट मैसेज डज द घोस्ट ब्रिंग हैमलेट, जो घोस्ट है वो हैमलेट को क्या संदेश देता है? टू रिमेंबर दैट ही वॉज नॉट एट गॉटन रिवेंज, उसे याद दिलाता कि तुमने अभी तक मेरा बदला नहीं लिया है। Whom does Gertrude rush to see after Polonius is killed, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पोलोनियस के बाद गर्ट्रूड किससे मिलने के लिए दौड़ती है? तुरंत क्लॉडियस से। नेक्स्ट वन, व्हाट डज गर्ट्रूड कंपेयर हर सेल्फ टू, यहाँ पे कहा जा रहा है गर्ट्रूड अपनी तुलना किससे करती है? तो एक वायलेंट ओशन से करती है। व्हाट इज क्लॉडियस मेन कंसर्न, क्लॉडियस का मेन कंसर्न क्या है, मुख्य चिंता क्या है? कीपिंग हिज पावर, मतलब अपनी पावर को बनाए रखना, ये चिंता है, ऐसा ना हो मेरी पावर छिन जाए। व्हाट डज हैमलेट अक्यूज रोजनक्रैंज एंड गिल्डस्टर्न ऑफ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट रोजनक्रैंज और गिल्डस्टर्न पर क्या आरोप लगाता है? बीइंग स्पाइस फॉर क्लॉडियस, कि क्लॉडियस के लिए जासूसी होने के नाते, मतलब तुम लोग क्लॉडियस के जासूस हो, तुम लोग मेरी जासूसी करने आए हो क्लॉडियस के कहने पर। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं 75 का। व्हाट डज हैमलेट अलाउ रोजनक्रैंज एंड गिल्डस्टर्न टू डू, यहाँ पे पूरी कहानी का ही दे दिया है क्वेश्चन, आपका पूरा ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बस आप थोड़ी सी समरी इसकी जान लीजिएगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि हैमलेट रोजनक्रैंज और गिल्डस्टर्न को क्या करने की अनुमति देता है? तो अकम्पनी हिम बैक टू क्लॉडियस, कि उसके साथ क्लॉडियस के साथ वापस जाओ। ठीक है, वो कहता है कि क्लॉडियस के साथ वापस जाओ। हु रिवील्स द लोकेशन ऑफ पोलोनियस बॉडी, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पोलोनियस के शरीर का स्थान किसने बताया है? तो हैमलेट खुद ही बताता है। व्हाट ऑर्डर्स डज क्लॉडियस सेंड टू इंग्लैंड विद रोजनक्रैंज एंड गिल्डस्टर्न, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि क्लॉडियस रोजनक्रैंज और गिल्डस्टर्न के साथ इंग्लैंड को क्या आदेश भेजता है? दैट हैमलेट बी किल्ड, वो तो भेज देता है, कहता है तुम जाओ क्लॉडियस के पास जाओ, क्योंकि ये क्लॉडियस क्या बोला रहता है कि इसे लेके जाके इंग्लैंड लेके जाके इसको वहीं मार दो। तो ये क्या करता है, हैमलेट क्या करता है, इन दोनों को वापस भेजता है कि तुम लोग जाओ, जाके बताओ राजा को कि हैमलेट को हमने क्या कर दिया है, मार दिया है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ फोर्टिनब्रास, यहाँ पे बताना है व्हाट इज़ फोर्टिनब्रास डूइंग व्हेन ही कम्स अक्रॉस हैमलेट रोजनक्रैंज एंड गिल्डस्टर्न, यहाँ पे बताना है कि जब फोर्टिनब्रास सामने आता है तो क्या कर रहा होता है हैमलेट रोजनक्रैंज और गिल्डस्टर्न के। जब सामने आ रहा होता है तो फोर्टिनब्रास क्या कर रहा होता है? ही इज़ ऑन हिज वे टू अटैक पोलैंड, वो पोलैंड पर हमला करने जा रहा होता है। वाई इज़ हैमलेट सरप्राइज बाय द नेचर ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पोलैंड एंड नॉर्वे, तो हैमलेट संघर्ष की प्रकृति से आश्चर्यचकित क्यों है पोलैंड और नॉर्वे के बीच में? बिकॉज द कॉन्फ्लिक्ट सीम्स सो इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि उसको लगता है कि जो संघर्ष इतना महत्वहीन लगता है उसको, क्योंकि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ही इनसिग्निफिकेंट है। नेक्स्ट, व्हाट डज हैमलेट रिजॉल्व टू डू आफ्टर मीटिंग फोर्टिनब्रास, इसका बताना है। एक मिनट, ये 80 है, 80 है, 80। ओके, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट डज हैमलेट रिजॉल्व टू आफ्टर मीटिंग फोर्टिनब्रास, मतलब मुलाकात के बाद हैमलेट क्या करने का संकल्प लेता है? फोर्टिनब्रास से मुलाकात करने के बाद हैमलेट क्या करने का संकल्प लेता है? तो अचीव हिज रिवेंज, वो अपना बदला लेने का संकल्प लेता है। हाउ डज ओफिलिया हैंडल द न्यूज़ ऑफ पोलोनियस डेथ, यहाँ पे कहा जा रहा है कि ओफिलिया पोलोनियस के मौत की खबर पर कैसे अपने आप को संभालती है कि उसके फादर की डेथ हो गई है। सी गोज क्रेजी, वो पागल हो जाती है। ओके, नेक्स्ट वन,
वो कैसे हो जाती है, पागल हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट डज होरेसियो अर्ज गर्टरूड टू डू। यहाँ पे कहा जा रहा है कि होरेसियो गर्टरूड से क्या करने का आग्रह करता है, तो कंसोल ओफिलिया, कहता जाके ओफिलिया को कंसोल करो, उसे सांत्वना दो। हाउ डू द पीजेंट्स फील अबाउट लियर्टीज अपॉन हिज रिटर्न। तो लियर्टीज की वापसी पर किसान उसके बारे में कैसा महसूस करते हैं। दे फील दैट ही ऑट टू बी किंग। उन्हें लगता है कि उसे राजा बनना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट वन देख लेते हैं, जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। 1 मिनट। What advice does Claudius give to Laertes? तो क्लॉडियस लियर्टीज को क्या सलाह देता है, that he should seek revenge on whoever is responsible for Polonius' death। तो वो कहता है कि जिसका उसे बदला लेना चाहिए, जो भी जिम्मेदार है उसके फादर की डेथ का, उसे बदला लेना चाहिए इस बात का, ये क्लॉडियस कहता है। What does Hamlet's letter to Horatio say? हैमलेट का जो होरेसियो का लिखा पत्र क्या कहता है, दैट ही इज़ रिटर्निंग टू डेनमार्क विद न्यूज़, कि वह डेनमार्क लौट रहा है एक न्यूज़ के साथ। नेक्स्ट, वाई डजन क्लॉडियस पनिश हैमलेट। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लॉडियस हैमलेट को सज़ा क्यों नहीं देता है, बिकॉज टू मेनी पीपल अडोर हैमलेट, क्योंकि बहुत सारे लोग हैमलेट को क्या करते हैं, पसंद करते हैं, अडोर करते हैं। वाई इज़ लियर्टीज हैप्पी अबाउट हैमलेट्स रिटर्न टू डेनमार्क। यहाँ पे देखना है कि लियर्टीज हैमलेट की वापसी से खुश क्यों है, मतलब वो बहुत ज़्यादा लियर्टीज खुश हो जाता है कि हैमलेट डेनमार्क वापस आ रहा है, बिकॉज ही प्लान्स टू किल हिम। वो इसलिए खुश है कि क्योंकि वो हैमलेट से बदला लेना चाहता है, उसे मारने का प्लान बना के रखा हुआ है। व्हेन डज लियर्टीज प्लान टू किल हैमलेट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि लियर्टीज ने हैमलेट को मारने की योजना कब बनाई, एट अ फेंसिंग मैच। ठीक है, फेंसिंग सीन आती है ना मैकबेथ में, ये याद रखिएगा। तो एक तलवारबाजी मैच में। What do Laertes and Claudius plan to do if Hamlet wins the duel? यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि हैमलेट डुअल जीत जाता है तो लियर्टीज और क्लॉडियस क्या करने की योजना बना रहे हैं। अगर वो डुअल में जीत जाता है तो उसे क्या करेंगे, पॉइजन हिम विद अ कप ऑफ वाइन। अगर वो डुअल में जीत जाता है, नहीं मरता है, तो हम उसे एक कप पॉइजन देंगे, वाइन में पॉइजन डाल के देंगे मारने के लिए। क्या क्या प्लान करते नहीं ये लोग। हाउ डज ओफिलिया डाई। तो ओफिलिया की मृत्यु कैसे होती है, सी ड्रोन्स इन अ रिवर, नदी में डूब के। वाई आर द ग्रेव डिगर्स आर्ग्यूइंग अबाउट ओफिलिया। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो कब्र खोदने वाले ओफिलिया के बारे में क्या बहस कर रहे होते हैं, मतलब कब्र खोदने वाले ओफिलिया के बारे में बहस क्यों कर रहे हैं। बिकॉज दे हियर दैट सी हैज़ किल्ड हर सेल्फ, क्योंकि वे सुनते हैं कि उसने अपने आप को मार लिया है। नेक्स्ट, What does Gravedigger say to Hamlet when he asks whose grave he is digging? यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो ग्रेव डिगर हैमलेट से क्या पूछते हैं कि व्हेन ही आस्क, जब वो पूछते, मतलब ग्रेव डिगर हैमलेट से कहते हैं व्हेन ही आस्क, वो पूछते हैं कि किसकी ग्रेव तुम यहाँ पे खोद रहे हो, तो वो कहता है दैट इट्स हिज ओन ग्रेव, ये उसकी कब्र है। ठीक है। व्हाट डज हैमलेट नोटिस अबाउट द फ्यूनरल प्रोसेसन। तो हैमलेट जो फ्यूनरल प्रोसेसन के बारे में क्या नोटिस करता है, दैट द प्रोसेसन सीम्स इरेगुलर एंड सजेस्ट अ सुसाइड। तो उसे लगता है कि ये जो प्रोसेसन है, उसे ऐसा लगता है कि ये इरेगुलर है और ऐसा माना जाता है कि ये एक सुसाइड है। ठीक है, अनियमित और आत्महत्या का सुझाव देता है। नेक्स्ट, What does Hamlet say to Laertes upon realizing that it is Ophelia's funeral? यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब हैमलेट को पता चला कि ओफिलिया का अंतिम संस्कार है तो उसने लियर्टीज से क्या कहा, That he loved Ophelia in ways that no one could understand, कि ओफिलिया से इस प्रकार प्रेम करता है कि कोई भी उसके प्रेम को नहीं समझ सकता। What finally appeases Laertes at Ophelia's funeral? तो यहाँ पे क्या कहा है कि ओफिलिया के अंतिम संस्कार में लियर्टीज को आखिरी किस बात ने प्रसन्न किया। तो क्लॉडियस रिमाइंड्स लियर्टीज दैट दे हैव अ प्लान टू किल हैमलेट। तो क्लॉडियस उसे याद दिलाता है कि उसके पास एक प्लान है हैमलेट को मारने का। उस समय तो बहुत दुख में रहता है क्योंकि उसकी बहन की डेथ हो जाती है, बट वो बाद में क्लॉडियस उसे याद दिलाता है कि मेरे पास एक प्लान है हैमलेट को मारने का। तो वो इस बात से थोड़ा खुश हो जाता है कि हैमलेट को मैं मार दूंगा। व्हाट डज हैमलेट टेल होरेशियो अबाउट डेथ।
यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट होरेशियो की मृत्यु के बारे में क्या बताता है। सॉरी, यहाँ पे हैमलेट होरेशियो को मृत्यु के बारे में, डेथ के बारे में क्या बताता है? ये बताता है कि दैट इट इज़ इनएविटेबल। ओके, ये बताता है कि ये क्या है, एक अपरिहार्य है। हाउ डज गर्टरूड डाई, तो ये कैसे मरती है, गर्टरूड की मृत्यु कैसे होती है? सी एक्सीडेंटली ड्रिंक्स वाइन दैट क्लॉडियस पॉइजन, तो जो ड्रिंक्स ये तैयार करके रखे रहते हैं किसके लिए? हैमलेट के लिए। ये क्या करती है गर्टरूड, इनकी माँ हैमलेट की, ये एक्सीडेंटली पी लेती है वही, और इनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट, हाउ डज हैमलेट फाइंड आउट अबाउट क्लॉडियस प्लान, तो हैमलेट क्लॉडियस की योजना के बारे में कैसा पता चलता है, उसे कैसे मालूम पड़ता है? लियर्टिस मेक्स अ डाइंग डिक्लेरेशन। ठीक है, यहाँ पे क्यों लियर्टिस क्या करता है, पहले ही मृत्यु के बारे में बता देता है, पहले ही उसको बयान कर देता है, इसलिए पता चल जाता है। व्हाट डज द डाइंग हैमलेट टेल होरेशियो टू डू, तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मरता हुआ हैमलेट है वो होरेशियो को क्या करने के लिए कहता है? कहता है लाइव एंड पास अलोंग हिज स्टोरी, कि तुम्हें जीना है और तुम्हें जीना है और आगे की जो स्टोरी है तुम्हें लोगों को बतानी है। नेक्स्ट, हु रूल्स डेनमार्क एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के अंत में डेनमार्क पर रूल्स कौन करता है? तो नॉर्वे का राजकुमार करता है, फोर्टिनग्रास करता है। व्हाट वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब हैमलेट्स कैरेक्टर थ्रू आउट द प्ले, यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूरे नाटक में कौन सा शब्द हैमलेट के चरित्र का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो मिस्टीरियस, थॉटफुल, मोरोज, ये तीनों ही। ठीक है, मिस्टीरियस, रहस्यमय, विचारशील और उदास, ये तीनों ही वो रहता है हैमलेट का जो कैरेक्टर होता है। व्हाट इज़ क्लॉडियस मोस्ट पावरफुल वीपन, तो क्लॉडियस का मोस्ट पावरफुल वीपन क्या है, मोस्ट पावरफुल हथियार कौन सा रहता है? तो हिज वे विद वर्ड्स, मतलब शब्दों के साथ उसका तरीका जो होता है, ये उसका मोस्ट पावरफुल वीपन है। ठीक है। वाई इज़ द प्ले हैमलेट समटाइम्स कंसिडर्ड टू बी अ प्ले अबाउट इनएक्शन, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट नाटक को कभी कभी क्यों माना जाता है निष्क्रियता के बारे में, कि ये एक इनएक्शन प्ले है। बिकॉज हैमलेट नीड्स टू नो क्लॉडियस इज़ गिल्टी बिफोर एक्टिंग, क्योंकि हैमलेट को जानने की ज़रूरत है कि एक्शन से पहले, कि एक्टिंग से पहले क्लॉडियस दोषी है कि नहीं है। ठीक है, इसलिए ये इनएक्शन है। नेक्स्ट, हाउ डज क्लॉडियस रिस्पॉन्ड टू हैमलेट इंसैनिटी, यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लॉडियस हैमलेट के पागलपन पर कैसे प्रतिक्रिया देता है? बाय फोकसिंग ऑन हिमसेल्फ एंड हिज ओन वेल बीइंग, मतलब खुद पर, अपनी भलाई पर ध्यान केंद्रित करके। व्हाट इज़ गर्टरूड नेवर एबल टू डू, गर्टरूड क्या कभी नहीं कर पाती, क्या? बी रिफ्लेक्टिव अबाउट हर सर्कमस्टेंसेस, मतलब परिस्थितियों के बारे में चिंतनशील वो नहीं कर पाती। नेक्स्ट वन, व्हाट इज सीन एज कॉजिंग द फॉल ऑफ डेनमार्क, डेनमार्क के पतन का कारण क्या माना जाता है? मॉरल करप्शन माना जाता है, कि डेनमार्क का जो पतन हुआ था वो क्या था? मॉरल करप्शन था, नैतिक भ्रष्टाचार था। विच ऑफ दीज रिलेशनशिप्स वुड नॉट बी कंस्ट्रूड एज इंसेस्टुअस, यहाँ पे बताना है कि इनमें से कौन सा रिलेशनशिप या कौन सा रिश्ता अनाचारपूर्ण नहीं माना गया है, नहीं माना जाएगा। अनाचारपूर्ण कौन सा रिश्ता नहीं माना जाएगा? तो हैमलेट और ओफेलिया का। नेक्स्ट, हाउ डू कैरेक्टर्स यूज लैंग्वेज इन हैमलेट, ये बताना है कि हैमलेट में जो कैरेक्टर हैं वो कौन से भाषा का प्रयोग करते हैं? तो एज अ मैनिपुलेटिव पॉलिटिकल टूल, वो एक चालाकीपूर्ण राजनीतिक उपकरण के रूप का प्रयोग करते हैं, मैनिपुलेटिव लैंग्वेज यूज़ करते हैं पॉलिटिकल टूल का। चलिए नेक्स्ट वन देखते हैं, हाउ आर वुमेन जनरली व्यूड इन हैमलेट, यहाँ पे बताना है हैमलेट में महिलाओं को आमतौर पर कैसे देखा जाता है। हैमलेट जो प्ले है इसमें वुमेन्स को कैसे देखा गया है? दे आर व्यूड एज मैनिपुलेटिव एंड अनट्रस्टवर्दी, इसमें ऐसा देखा गया है कि वो बहुत ही चालाक होती हैं और अनट्रस्टवर्दी होती हैं, जो औरतें होती हैं हैमलेट प्ले में ऐसा देखा गया है। क्योंकि जर्ट्रूड ऐसा कर देती हैं तो ऐसा लगता है कि औरतों पे, मतलब वो ट्रस्टवर्दी नहीं होती, उन पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए, वो लोग बहुत मैनिपुलेटिव होती हैं, बहुत ज़्यादा बेवफा टाइप की होती हैं। वाई इज़ हैमलेट कंसिडर्ड यूनिक अमंग रिवेंज प्ले, यहाँ पे बताना है कि हैमलेट को रिवेंज, मतलब हैमलेट को प्रतिशोध में अद्वितीय क्यों माना जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट को प्रतिशोध में अद्वितीय प्ले क्यों माना जाता है, रिवेंज प्लेज में एक यूनिक क्यों माना जाता है।
क्योंकि बिकॉज एक्शन इज रिपीटली पुट ऑफ, क्योंकि जो एक्शन होता है वो बार बार टाला जाता है, इसलिए ऐसा माना जाता है। क्योंकि एक्शन क्या बार बार टाला जाता है, इसको मारना रहता है, हैमलेट को मारना रहता है क्लॉडियस को, और बहुत बार मौका मिलता है लेकिन ये मार नहीं पाता है। एक बार तो मौका मिल जाता है बट ये प्रे करता रहता है, उस वक्त नहीं, ये टालता रहता है। प्रोक्रेस्टिनेशन के लिए भी जाना जाता है ये प्ले। ये क्या करता है, प्रोक्रेस्टिनेट करता रहता है, बार बार टालता रहता है, इसलिए इसे माना जाता है अद्वितीय। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वाई इज हैमलेट कंसिडर्ड, हैमलेट को यूनिक क्यों माना जाता है अमंग रिवेंज प्लेज, रिवेंज प्लेजों में से हैमलेट को यूनिक क्यों माना जाता है, क्योंकि बार बार इसमें क्या होती हैं, जो एक्शन होता है ना, जो एक्शन होता है उसको बार बार टाला जाता है। यही चीज़ उसको बदला लेना है बट वो ले नहीं पा रहा, बार बार टाल रहा है। हु डिस्क्राइब्स पोलोनियस एज अ सिंसियर फादर बट ऑल्सो अ बिजी बॉडी who is accordingly officious, garrulous and impertinent। ऐसा किसने कहा है, किसने पोलोनियस को एक ईमानदार पिता के साथ साथ एक व्यस्त व्यक्ति, तदनुसार अपमानजनक, झगड़ालू और ढीठ बताया, ऐसा किसने कहा है। एक सिंसियर भी बताया है, एक अच्छा पिता भी बताया है, इसके साथ साथ एक बिजी बॉडी भी बताया है, और इसके साथ साथ ऑफिशियस, गैरुलस मतलब बहुत झगड़ालू टाइप का, बहुत इम्पर्टिनेंट टाइप का इंसान भी बताया। ऐसा किसने कहा है पोलोनियस को, विलियम हैजलिट ने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वन। In Act 2, who refers to Polonius as a tedious old fool and taunts him as a later day Jepetha। यहाँ पे बताना है एक्ट 2 में कौन पोलोनियस को थकाऊ बूढ़े मूर्ख, अ टीडियस ओल्ड फूल मतलब बहुत थकाऊ बूढ़ा मूर्ख के रूप में संदर्भित करता है, और बाद में क्या करता है, बाद के दिनों में उसे जेफ्ता के रूप में ताना मारता है। ऐसा कौन कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो पोलोनियस को कौन कहता है टीडियस ओल्ड फूल, और बाद में उसे जेफ्ता के नाम पर ताना भी मारता है, टॉन्ट भी मारता है, तो हैमलेट ही बोलता है। ये दोनों जो चीज़ें हैं ना यहाँ पे, अभी हमने यहाँ पे ऊपर पढ़ा ना, ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है और ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट वन। विच कैरेक्टर इन द प्ले हैमलेट हैज़ बीन रेफर्ड एज फुल स्प्रेटिंग नेव। यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट प्ले में किस कैरेक्टर को मूर्ख चापलूस कहा गया है, ये भी बताइए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। फुल स्प्रेटिंग नेव किस कैरेक्टर को कहा गया है, तो पोलोनियस को कहा गया है। ठीक है। विच कैरेक्टर इज कैरेक्टराइज एज अ टिपिकल रेनेसेंस न्यू मैन। यहाँ पे बताया जा रहा है कि किस कैरेक्टर को एक विशिष्ट पुनर्जागरण यानी कि नए आदमी के रूप में जाना जाता है, तो किस कैरेक्टर को अटिपिकल रेनेसां न्यू मैन के रूप में जाना जाता है, तो ये भी पोलोनियस है। सारे ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। नेक्स्ट वन। हु स्पीक द फॉलोइंग पॉपुलर लाइन इन हैमलेट। हैमलेट में ये लाइनें कौन कहता है, नीदर अ बोरोवर नॉर अ लेंडर बी, टू दाइन ओन सेल्फ बी ट्रू, ब्रेविटी द सोल ऑफ विट, दो दिस बी मैडनेस एट देयर इज मेथड इन इट, क्लॉथ्स मेक द मैन, ओल्ड फ्रेंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स, ओह आई एम स्लेन। ऐसा कौन कहता है, तो ये पोलोनियस ये सारी लाइन कहता है। कभी कभी ये पूछ लेता है, कभी कभी इतना ही पूछ लेता है। ठीक है, ये पोलोनियस कहता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड मूवी हैदर, जो कब आया था, 2014 में आया था। ये एक मॉडर्न डे एडेप्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर ट्रेजेडी। विलियम शेक्सपियर की किस ट्रेजेडी का ये एडेप्शन है, रूपांतरण है, विशाल भारद्वाज की मूवी हैदर। तो हैमलेट पे बना है, मैंने बताया है। हैमलेट किस पे बना है, हैदर पे, बॉलीवुड मूवी हैदर है। और आपकी ओथेलो किस पे है, ओथेलो आपकी ओमकारा पे है, ये याद रख सकते हैं आप। ओथेलो आपकी ओमकारा में है। और किंग लियर किस पे है, किंग लियर आपका द लास्ट लियर में है। द लास्ट लियर ये बॉलीवुड मूवी है, लास्ट लियर, इस पे आपकी किंग लियर बेस्ड है। मैकबेथ किस में है, मकबूल में है। मकबूल ठीक है, मकबूल। तो हैमलेट पे कौन सी मूवी बेस्ड है, हैदर। ओथेलो पे ओमकारा, किंग लियर पे द लास्ट लियर, और मैकबेथ में आपकी मकबूल। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। द कंप्लीट टाइटल ऑफ शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट इज। तो शेक्सपियरियन ट्रेजेडी हैमलेट का कंप्लीट टाइटल क्या है, द ट्रेजेडी ऑफ हैमलेट प्रिंस ऑफ डेनमार्क। नेक्स्ट, विच इज शेक्सपियर लॉन्गेस्ट प्ले विद
इतनी लाइन है, 30,557 वर्ड्स हैं। सॉरी, लाइन है, यहाँ पे वर्ड्स की बात नहीं किया है। यहाँ पे बता शेक्सपियर का कौन सा लॉन्गेस्ट प्ले है जिसमें 30,557 वर्ड्स हैं, तो हैमलेट ही है। ठीक है, लॉन्गेस्ट प्ले है तो हैमलेट। अगर ट्रेजेडी की बात की जाएगी तो लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी यही है, हैमलेट भी है, और लॉन्गेस्ट प्ले भी है। सारे प्लेज में सबसे लॉन्गेस्ट प्ले यही है। शॉर्टेस्ट प्ले की अगर बात की जाएगी, शॉर्टेस्ट प्ले की, तो आपकी कॉमेडी ऑफ एरर्स है। ठीक है, अगर प्ले की बात की जा रही है शॉर्टेस्ट प्ले की। ट्रेजेडी में अगर आ जाएगा शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है, तो मैकबेथ है। कंफ्यूज मत होइएगा। ट्रेजेडी की अगर बात की जाएगी इसकी शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी तो मैकबेथ है, और वैसे लॉन्गेस्ट प्ले हैमलेट है। तो शॉर्टेस्ट प्ले जो आपका है वो आपका क्या है, कॉमेडी ऑफ एरर है। मेनी टाइम्स मैंने बताया है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डिपिक्ट प्रिंस हैमलेट एंड हिज रिवेंज अगेंस्ट हिज अंकल क्लॉडियस हु हैज़ मर्डर्ड हैमलेट्स फादर इन ऑर्डर टू सीज हिज थ्रोन एंड मैरी हैमलेट्स मदर। सिंपली है, शेक्सपियर का कौन सा प्ले डिपिक्ट करता है प्रिंस हैमलेट और उसके बदला, जो उसके अंकल से बदला लेना रहता है क्लॉडियस से, तो हैमलेट ही है। इतना लंबा चौड़ा गाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हैमलेट ही है। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला। यहाँ पे बताना है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले, शेक्सपियर के किस प्ले को सिंड्रेला के बाद की दुनिया सबसे अधिक फिल्माई गई कहानी के रूप में वर्णित किया गया है, तो हैमलेट को कहा गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा कि शेक्सपियर की किस प्ले को सिंड्रेला, द वर्ल्ड्स मोस्ट फिल्म स्टोरी आफ्टर सिंड्रेला के रूप में डिस्क्राइब किया गया है, हैमलेट को किया गया है। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत सारे फैक्ट इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हैमलेट प्ले से बहुत क्वेश्चन आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क वर्कड एज अ सोर्स टू शेक्सपियर्स हैमलेट। निम्नलिखित में से कौन सा वर्क स्रोत के रूप में, मतलब सोर्स के रूप में कार्य करता है शेक्सपियर के हैमलेट में, तो लीजेंड ऑफ एमलेथ ये भी सोर्स का काम करता है। देखो हैमलेट के बहुत सारे सोर्स हैं। द लीजेंड ऑफ एमलेथ ये भी आपका सोर्स है। सेक्सो ग्रामेटिकस के जेस्टा डेनोरम ये भी सोर्स है हैमलेट का, और टॉमस किड का आपका अर हैमलेट ये भी आपका सोर्स है, हैमलेट का सोर्स है। ओके, तो ये तीनों ही हैमलेट के सोर्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाउ कम ही डेड आई विल नॉट बी जंगल्ड विद टू हेल एलिगेंस वोव्स टू ब्लैकेस्ट डेविल इज अ स्पीच इन हैमलेट स्पोकन बाई। तो हैमलेट में ये स्पीच कौन कहता है, बताना है। हाउ केम ही डेड, वो कैसे मर गया। आई विल नॉट बी जगल्ड विद, मेरे साथ खिलवाड़ नहीं किया जाएगा। टू हेल, नर्क में जाओ सब लोग। निष्ठा, एलिजियंस वोव्स मतलब जो निष्ठा है, जो प्रतिज्ञा है। टू द ब्लैकेस्ट डेविल, सब काले शैतान के लिए हैं। ये स्पीच कौन बोलता है, तो लियर्टिस बोलता है। ये स्पीच हैमलेट में है, स्पोकन बाय लियर्टिस। नेक्स्ट वन, द टाइम इज आउट ऑफ ज्वाइंट ओ कर्ज स्प्राइट दैट एवर आई वॉज बॉर्न टू सेट इट राइट दिस स्पीच इज बाई। समय समाप्त हो गया है सापित प्रेत, मैं इसे ठीक करने के लिए पैदा हुआ हूँ, ऐसा कौन कहता है, तो हैमलेट में हैमलेट ही कहता है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हैमलेट्स डिलेमा इन एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट टू बी और नॉट टू बी। इसका क्या मतलब होता है। हैमलेट का जो डिलेमा है, हैमलेट डिलेमा में फंसा रहता है। कब ये लाइन कहता है, एक्ट थर्ड सीन फर्स्ट में कहता है। ये हैमलेट बहुत डिलेमा में रहता है, दुविधा में रहता है, टू बी और नॉट टू बी। तो इसका क्या मतलब हुआ, टू लिव और टू डाई, जिया जाए या मरा जाए, क्या किया जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जीना है या मरना है, क्या क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये हैमलेट बहुत दुविधा में रहता है, बोलता है। ठीक है, नेक्स्ट, शेक्सपियर ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय। तो शेक्सपियर की जो ट्रेजिक प्ले है, शेक्सपियर की जो ट्रेजिक प्ले हैमलेट वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, तो स्पेनिश ट्रेजिडी द स्पेनिश ट्रेजिडी ये टॉमस किड की है, उससे है। ठीक है, ओके, ये याद रखिएगा। स्पेनिश ट्रेजिडी है, ये टॉमस किड की है, इससे हैमलेट जो प्ले है वो इन्फ्लुएंस्ड है। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड बाई T.S. Eliot एंड आर्टिस्टिक फेल्योर। 1 मिनट, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। कहा जा रहा है कि शेक्सपियर का कौन सा प्ले T.S. Eliot के द्वारा एन आर्टिस्टिक फेल्योर माना गया है, कौन से प्ले को, तो हैमलेट को माना गया है। T.S. Eliot ने इसको कहा है, हैमलेट को एन आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है, और आर्टिस्टिक सक्सेस किसे कहा है, मैकबेथ को कहा गया है। ठीक है, इसी राइटर ने इसे
क्या कहा है, आर्टिस्टिक फेल्योर और आर्टिस्टिक सक्सेस किसे कहा है, मैकबेथ को कहा है। नेक्स्ट, in which play of Shakespeare do the characters Voltimand and Cornelius appear? तो किस प्ले में ये दोनों कैरेक्टर आते हैं, हैमलेट में आते हैं। Who speaks, कौन कहता है, Frailty thy name is woman, कमजोरी तुम्हारा ही नाम औरत है, तो ये हैमलेट कहता है। नेक्स्ट, ओ गॉड हाउ वेयर इज टेल एंड अनप्रॉफिटेबल, ये लाइन फिर से आ गई है। तो ये लाइनें कहाँ पे आती हैं, हैमलेट में आती हैं। चलिए पूरा कवर हो जाएगा एक ही वीडियो में। द रेस्ट इज साइलेंस, दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर प्ले। तो ये जो लाइनें हैं ये शेक्सपियर के किस प्ले की लाइन है, लास्ट वर्ड है शेक्सपियर के। तो हैमलेट में हैमलेट ही बोलता है ये लाइनें, और कब बोलता है, जब हैमलेट अपनी अंतिम सांस ले रहा होता है तो बोलता है। ओके, नेक्स्ट, इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू वी फाइंड दीज लाइन, शेक्सपियर के किस प्ले में ये लाइन पाते हैं, देयर नीड्स नो गोस्ट माई लॉर्ड कम फ्रॉम द ग्रेव टू टेल, तो हैमलेट में पाते हैं। नेक्स्ट, टू विच कैरेक्टर इन शेक्सपियर हैमलेट डज द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन अप्लाई, मतलब यहाँ पे कहा जा रहा है कि शेक्सपियर के हैमलेट में किस कैरेक्टर को ये जो डिस्क्रिप्शन अप्लाई होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका भी है। द टीडियस वाइजेकर हु मेडल्स हिज वे टू हिज डूम, तो ये पोलोनियस को ही माना गया। कहीं कहीं हैमलेट रहता है, बट आप पोलोनियस पे जाएंगे तो सही रहेगा, पोलोनियस, क्योंकि बहुत सारी बुक की जो रेफरेंस है वो पोलोनियस को मान रही है। कहीं कहीं हैमलेट भी रहता है, बट हैमलेट ऐसा कहा जाता है कि हैमलेट ने कहा है पोलोनियस को। तो ऐसे क्वेश्चन को तो इसको आप पोलोनियस मानेंगे। ओके, पोलोनियस ही सही है इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ शेक्सपियर ट्रेजेडीज इज कॉल्ड द ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, तो शेक्सपियर की कौन सी ट्रेजेडी को कहा जाता है, ट्रेजेडी ऑफ रिफ्लेक्शन, हैमलेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारी ही लाइनें यहाँ पे इंपॉर्टेंट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फॉलोवर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे, यहाँ पे बताना है कि जो मैड ओफिलिया है, मैड ओफिलिया निम्नलिखित में से कौन सा फूल नहीं देती है, तो वॉयलेट्स नहीं देती है, बाकी रोजमेरी वगैरह सब दे देती है, ये मैंने बताया है। नेक्स्ट वन, Prince Hamlet is suddenly facing the need for a great action imposed upon your soul that is unable to do it. He is a beautiful being that succumbs under the load that he can't distance itself without. Who commented? ये किसका कमेंट है, मतलब प्रिंस हैमलेट को अचानक आपकी आत्मा पर थोपे गए एक महान कार्य की आवश्यकता का सामना करना पड़ रहा है, जो ऐसा करने में असमर्थ है। जो क्या है, दैट इज़ अनेबल टू डू इट, जो ऐसा करने में क्या है, असमर्थ है। इज़ अ ब्यूटिफुल बीइंग, वो एक सुंदर प्राणी है। दैट सकम्स अंडर द लोड ही कांट डिस्टेंस इटसेल्फ विदाउट इट, मतलब वो एक सुंदर प्राणी है जो बोझ के नीचे झुक जाता है और इसके बिना खुद को दूर नहीं कर सकता। ऐसा ये किसने टिप्पणी की है, गौथे ने कहा है हैमलेट को। नेक्स्ट, हु हैज़ राइटली बीन कॉल्ड, तो किसे उचित कहा गया है, द पॉइजनर एंड द स्माइलिंग विलेन, ये किसे कहा गया है, किसे उचित रूप से जहर देने वाला मुस्कुराता हुआ खलनायक किसे कहा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप याद रखिएगा ज़रूर कि द पॉइजनर एंड द स्माइलिंग विलन, मतलब कहने का मतलब जहर देने वाला मुस्कुराता हुआ खलनायक किसे कहा गया है, तो क्लॉडियस को कहा गया है, जो कि किंग ऑफ डेनमार्क है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको मैं इंपॉर्टेंट लगा दूँगी, जानकारी में आप लोग ज़रूर रखिएगा, क्या पता आ जाए। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु यूजेज द फॉलोइंग एपिथेट फॉर क्लॉडियस इन द प्ले, यहाँ बताना है कि प्ले में क्लॉडियस के निम्नलिखित में से निम्नलिखित विशेषणों का प्रयोग कौन करता है, मतलब यहाँ पे प्ले में क्लॉडियस के लिए निम्नलिखित एपिथेट का यूज़ कौन करता है, हैमलेट करता है। नेक्स्ट, हु हैज़ रिमार्क्ड अबाउट गर्टरूड, तो अब गर्टरूड के बारे में कौन कहता है, द क्वीन वॉज नॉट अ बैड हार्टेड वुमेन, जो क्वीन है वो एक बुरे दिल वाली महिला नहीं थी। नॉट एट ऑल द वुमेन टू थिंक लिटिल ऑफ मर्डर, और हत्या के बारे में कम सोचने वाली बिल्कुल भी महिला नहीं थी। मतलब ये ऐसा कौन कहता है, ये जो क्वीन थी गर्टरूड वो एक अच्छी औरत थी, मतलब बुरी महिला नहीं थी, और वो अपने पति की हत्या करने के बाद में बिल्कुल नहीं सोच सकती। ऐसा किसने कहा था, AC ब्रैडले ने कहा था। ठीक है, गर्टरूड को। नेक्स्ट, इन द प्ले हैमलेट हु पोजेज टू बी मोर देन कॉन्फिडेंट ऑफ हिज आर्ग्यूमेंट एंड हिज विजडम, यहाँ पे कहा जा रहा है कि हैमलेट नाटक में कौन अपने तर्कों और अपनी बुद्धिमत्ता के प्रति अत्यधिक आश्वस्त प्रतीत होता है। कौन ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, कि उसे बहुत ज़्यादा विजडम आता, मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी है, ऐसा कौन अपने आप को दर्शाता है, तो पोलोनियस दर्शाता है।
कि वो बहुत होशियार है, बहुत बुद्धिमान है। नेक्स्ट, हु हैज़ राइटली बीन कॉल्ड द पॉइजनर एंड द स्माइलिंग विलन। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसे ठीक कहा गया, जहर देने वाला जहर कहा गया है। हु हैज़ राइटली बीन कॉल्ड, किसे ठीक रूप से कहा गया, पॉइजनर एंड द स्माइलिंग विलन। यहाँ पे पोलोनियस दिया हुआ है और यहाँ पे क्लॉडियस दिया हुआ है। ओके, यहाँ पे भी वही चीज़ कहा गया है। आई थिंक मिस टाइप हो गया होगा ये, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है मैं कंफर्म कर दूंगी कि ये पोलोनियस को कहा गया है या क्लॉडियस को कहा गया है, क्योंकि दो जगह आ गया है, तो मैं कंफर्म कर दूंगी। नेक्स्ट वीडियो में आपको बता ज़रूर दूंगी, तो इस पर कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, ठीक है। चलिए, who has remarked that Polonius speaks like a book when he is prepared beforehand and like an ass when he utters the overflowings of his heart। ऐसा कौन कहता है? किसने टिप्पणी की है, किसने ये कमेंट किया है कि पोलोनियस जब पहले से तैयार होता है तो एक किताब की तरह बोलता है। मतलब किसने कहा है कि पोलोनियस जब पहले से तैयार रहता है तो वो एक बुक की तरह बोलता है, ठीक है। वेन ही प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड लाइक एन एस वेन ही अटर्स द ओवर फ्लोइंग ऑफ हिज हार्ट। और जब वो अपने दिल की भावनाओं को व्यक्त करता है तो गधे की तरह बोलता है। ऐसा किसने कहा है? तो गोथे ने कहा है पोलोनियस को, ठीक है। क्या कहा है कि जब वो पहले से तैयार होता है तो ऐसा लगता है किताब की तरह बोल रहा है, और जब अपनी दिल की भावनाओं को व्यक्त करता है तो लगता है गधे की तरह बोलता है। नेक्स्ट वन, विच कैरेक्टर इन द प्ले टॉक्स वेरी वाइजली बट एक्ट्स वेरी फुलिशली। तो प्ले में कौन सा कैरेक्टर है बहुत समझदारी से बात करता है लेकिन बहुत मूर्खतापूर्ण व्यवहार भी करता है। ऐसा लगता है कि बहुत वाइजली बात करता है लेकिन उसके जो एक्ट होते हैं बहुत ही फुलिशली होते हैं, तो पोलोनियस है ऐसा कैरेक्टर। नेक्स्ट, विच कैरेक्टर, यहाँ पे बताना है विच कैरेक्टर बाय मिसेस जेमसन हैज़ बीन रेफर्ड एज द श्रीव्ड वेरी सब्टल पोम्पस गैरुलस ओल्ड कोर्टियर। यहाँ पे कहा जा रहा है किस किस कैरेक्टर को किसके द्वारा कहा गया है? ये मिसेस जेमसन के द्वारा कहा गया है, ये याद रखिएगा। मिसेस श्रीमती जेमसन के द्वारा कहा गया है। किस कैरेक्टर को रेफ़र किया गया है? कि श्रीवॉर्ड है मतलब श्रीव्ड है मतलब चतुर है, वेरी है सावधान है, सूक्ष्म है, पोम्पस है आडंबरपूर्ण है, गैरुलस ओल्ड कोटियर मतलब क्रोधी बूढ़ा दरबारी। किसे कहा गया है? तो पोलोनियस को कहा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सारे ही इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। ये किसने कहा है? मिसेस जेमसन के द्वारा कहा जाता है। इन्होंने पोलोनियस को ये सारी चीज़ें कही हैं। नेक्स्ट, आगे कहा जा रहा है हु सेज, कौन कहता है होरेशियो इज़ अ परफेक्टली बैलेंस्ड मैन। कौन कहता है कि होरेशियो बिल्कुल संतुलित व्यक्ति है? हिज इक्वानिमिटी मतलब उनकी जो समता है। हिज इवनेस ऑफ टेम्पर इज़ लाइक सॉलिड टू हैमलेट, और उनके स्वभाव की जो समता है हैमलेट के लिए अपने आफ्टर द टॉसिंग ट्यूमल्ट ऑफ हिज ओन हार्ट, अपने हृदय के उथल पुथल के बाद भी वो ठोस है। ही इज़ डिस्टिंग्विश्ड बाय हिज इंडिपेंडेंस ऑफ सोल विच अराइज फ्रॉम गवर्नड एंड करेक्टिव पैसन्स फ्रॉम अ साउंड एंड डिसर्निंग जजमेंट। आगे क्या कहा, वो अपनी आत्मा की स्वतंत्रता से प्रतिष्ठित और उत्पन्न होती है। ऐसा किसने कहा है? ठीक है, तो डाउडन ने कहा है, होरेशियो को कहा है, ठीक है। नेक्स्ट वन, बस आपका फिनिश हो गया है। विच कैरेक्टर हैज़ बीन रेफर्ड अ रोज ऑफ मे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस कैरेक्टर को अ रोज ऑफ मे कहा गया है? बताना है किस कैरेक्टर को अ रोज ऑफ मे कहा गया है। तो ये ओफिलिया को कहा गया है। किसे कहा गया है? ये भी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा। सारे ही जितने भी यहाँ पे मैंने पढ़ाए हैं सारे ही ये इम्पोर्टेंट हैं आपके, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, हु इज़ रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन। ये लाइनें किसे रेफर की गई? वॉट शुड बी शेड ऑफ हर फॉर इलोक्वेंस इज म्यूट बिफोर हर। उसके बारे में क्या कहा जाना चाहिए क्योंकि वो क्या है? एक वाक्पटुता के समान मूक है, म्यूट है वो। ये ओफिलिया को कहा गया है। ये लाइनें किसे रेफ़र की गई हैं? ओफिलिया को की गई हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तो ये फिनिश होते हैं। यहाँ पे और भी कुछ है क्या? हाँ, कुछ क्रिटिकल रिमार्क रह गए हैं यहाँ पे भी। तो क्रिटिकल रिमार्क अबाउट द कैरेक्टर ऑफ हैमलेट। हैमलेट के कैरेक्टर के बारे में है। तो गॉथे ने क्या कहा है ये याद रखिएगा।
गॉथे ने हैमलेट को कहा ही इज़ अ ट्रू चाइल्ड ऑफ रेनेसेंस। वो क्या है, वो मतलब वो रेनेसेंस का एक ट्रू चाइल्ड है, सच्ची संतान है। ही इज़ इम्ब्यूड विद द चीयरफुल कल्चर ऑफ एज। वह उस युग के हर्षित संस्कृति से ओतप्रोत है। ऐसा किसने कहा है, हैमलेट को किसने कहा, गॉथे ने कहा है। कॉलरिज ने इन्हें क्या कहा है, हैमलेट को, हिज इनएक्शन इज़ ड्यू टू हिज इनॉर्मस इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी। ये कॉलरिज ने कहा है कि उनकी जो निष्क्रियता उनकी विशाल बौद्धिक गतिविधि के कारण है। मतलब उनकी जो इनएक्शन है ना, ये क्यों है, उनकी विशाल बौद्धिक गतिविधि के कारण ऐसा उनका इनएक्शन है, हैमलेट को कहा इन्होंने। हैजलिट ने क्या कहा है कि हैमलेट क्या है, हैमलेट इज़ द प्रिंस ऑफ फिलोसफिक स्पेकुलेटर्स। तो हैमलेट क्या है, हैमलेट फिलोसफिक स्पेकुलेटर्स का प्रिंस है, राजकुमार है। ऐसा किसने कहा है, विलियम हैजलिट ने कहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसमें हमने सारे ही कवर कर लिए हैं हैमलेट से रिलेटेड जितने भी। अगर आपने ये वीडियो देख लिया तो इस वीडियो से हैमलेट से जहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं इस वीडियो से आ जाएंगे। हैमलेट से कहीं भी आपका एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, सब कुछ इसमें कवर हो चुका है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मैंने कवर कर दिए, एक ही वीडियो में सारा ही इसमें कवर हो चुका है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इसका PDF चाहिए तो आप हीना इंग्लिश क्लासेस से टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ पे मैं इसका PDF दे दूँगी। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ओके, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।